Good morning, viewers. This is Rajesh Arora, Director Tuition Hub. We will start theorem exercise 1.3. Then first theorem is prove that under root 2 is an irrational number. तो इस क्वेश्चन में आपको थ्योरम्स है जिसमें प्रूव करना है रूट 2 या रूट 3, रूट 5. अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको अपने इरेशनल नंबर्स बोलेंगे. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आ जाए प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5, तो सबका करने का मेथड सेम रहेगा. जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में अपने 2 लिखेंगे, अगर अंडर रूट 3 के लिए प्रूव करना आ जाए तो आप जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 रिप्लेस कर देंगे. या अंडर रूट 5 के लिए आ जाए तो जहाँ जहाँ 2 लिखूंगा इसको थ्योरम्स में वहाँ वहाँ आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे. तो चलो फर्स्ट अपने इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहले अपने लेट कर लेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर्स. सबसे पहले आपको इरेशनल और रेशनल पता होना चाहिए. इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, कंट्राडिक्शन इसका अपोजिट लेट कर लिया कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर्स. तो आप इस थ्योरम्स को ऑर्डर वाइज देखते जाइए, लास्ट में आपको समझ आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया. क्योंकि आपको पता है कि टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे पास, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर लेट कर लिया और हम लास्ट में ये प्रूव कर देंगे कि अंडर रूट 2 जो हमने रेशनल नंबर लेट किया है ये रॉन्ग है, यानी अंडर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं हो सकता. तो फिर नेचुरल सी बात है, तो वो क्या बच गया, इरेशनल नंबर्स. ओके, तो इस तरीके से अपने इसको सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखो मैंने लेट कर लिया अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. अगर अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर्स है देन आप क्या कर सकते हो, फिर इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. अंडर रूट 2 को आप क्या लिखते हो, पी अपॉन क्यू. और ध्यान रखना डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है. और अगर कोई भी नंबर है उसको आपने पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसका एक न्यूमिनेटर हो गया और एक डिनोमिनेटर हो गया, वो तो भी पॉसिबल है जब P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर. इनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है P और Q, इनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी कौन सा, 1. तो कैसे होगा, जैसे अपने कोई भी नंबर है 4/5 आपने लिखा, तो ये P अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने. तो आप क्लियरली देख रहे हो कि इसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 4 और 5 का 1. आप कहोगे सर जैसे हमने 6 सपोज कर लो 8 लिख दिया, तो नहीं, इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे 3/4. तो सोल्व करोगे ना 3/4, तो इनका देखो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 1, 4 का क्या होगा, 4 × 1. तो न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर है ना, इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ओनली फॉर 1 कॉमन फैक्टर होंगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. या फिर आप लिख सकते हो P एंड Q हैव को प्राइम नंबर. अगर आप को प्राइम नंबर लिखोगे तो उसका मीन्स भी यही होगा कि P और Q है, इनके सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, Q का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपके पास P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2Q. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो देखो ये हो जाएगा P², √2 का स्क्वायर 2 और Q². इसको मैं एक बार इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देता हूँ. तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब अपने देखते हैं कि P² इज डिविजिबल बाय 2. अब आप कहोगे सर ये P² इज डिविजिबल बाय 2 आपने कैसे लिख दिया. तो नेचुरल सी बात है, मैं आपको ये कहूँ कि 10 है, 10 में क्या 2 का डिवाइड हो रहा है, आप कहोगे यस. वो क्यों 2 का डिवाइड हो रहा है, जब आप इसके फैक्टर करोगे ना तो इसका एक फैक्टर 2 जरूर होगा, तभी इसमें 2 का डिवाइड होगा. और आपसे पूछा जाए 10 में 5 का डिवाइड होगा, तो आप कहोगे यस. क्यों, क्योंकि जब 10 के फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 आएगा, इट मीन्स 10 में 5 का डिवाइड होगा. अब मैं आपसे पूछूं क्या 10 में 3 का डिवाइड होगा, आप कहोगे नो. तो क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 10 का फैक्टर 3 नहीं होता, इसीलिए. तो जब आपने P² को 2 × Q² लिख दिया,
इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, तो पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड भी होगा। अगर किसी के स्क्वायर में 2 का डिवाइड होता है ना, तो उस नंबर में भी 2 का डिवाइड होगा। तो आप लिखोगे देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है तो p में भी 2 का डिवाइड होगा, और अगर p में 2 का डिवाइड हो रहा है तो p का एक फैक्टर भी 2 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो p इज इक्वल टू 2a। ये हमने लेट कर लिया एक तरीके से। जैसे वही बात है, अगर p इज डिविजिबल बाय 2 है, p में 2 का डिवाइड होगा तो 2p का भी एक फैक्टर होगा, इसीलिए p को मैंने 2a लेट कर लिया। इसको मैं नेम देता हूँ इक्वेशन सेकंड। हेयर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। हम क्या करते हैं, p की ये जो वैल्यू हमने यहाँ लेट की थी ना 2a, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2a इसका स्क्वायर क्योंकि p स्क्वायर है इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इधर 2q स्क्वायर। तो अपने देखते हैं इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर गाइस। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? तो अपने देखते हैं अब सेम जैसे इक्वेशन फर्स्ट आई थी, इसको मैं एक बार इक्वेशन थर्ड नेम दे देता हूँ। तो जैसे इसमें देखो पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर था, तो आपने कहा था पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है। सेम देखो वही कंडीशन बन गई, अब q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q is also divisible by 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मैनेज हो जाएगा। तो अब अपने देखते हैं वही सेम बात, अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो सेम आप q को भी फिर क्या लिख सकते हो, 2 कोई भी यहाँ नंबर लिख दो, b c समथिंग कोई भी जो ये आपने लेट कर लिया। मैं इसको नेम देता हूँ इक्वेशन थर्ड। ओके, अब देखते हैं इसको, सॉरी इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि थर्ड अपने नेम दे चुके हैं। बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, देखो ये दोनों इक्वेशन है सेकंड और फोर्थ। तो इसमें देखो मैंने p इज इक्वल टू 2a स्क्वायर लिख दिया, आगे इस रिजल्ट निकाला है, और इधर से हमने क्या रिजल्ट निकाला है, q इज इक्वल टू 2b। तो देखो बट इसमें ना आपको क्लियर दिख रहा है सेकंड और फोर्थ से कि p और q जो दो नंबर हैं इनके एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। देखो इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है। तो अपने लिखेंगे p एंड q हैव ए अनदर कॉमन फैक्टर 2। अब देखो स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था कि p और q है, इनका कॉमन फैक्टर एक ही है, और वो भी कौन सा है 1। अब आप कह रहे हो कि p और q का एक और फैक्टर कॉमन आ गया, कितना 2। इसका मतलब या तो ये स्टेटमेंट राइट है या ऊपर वाली राइट है। तो ये स्टेटमेंट अगर राइट है तो ऊपर वाली रोंग है, और ये रोंग है तो ऊपर वाली राइट है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट तो राइट है, हमने अभी निकाला है। अगर ये स्टेटमेंट राइट है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, रोंग है। अगर ये स्टेटमेंट रोंग है इट मीन्स ये जो आपने लिखा हुआ है ये रोंग है, ये रोंग है इट मीन्स इससे पहले जो आपने सपोज किया था ये भी क्या है, रोंग है। इसका मतलब जो आपने पहले एज्यूम किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, तो √2 इज ए रेशनल नंबर नहीं है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। दोबारा सुन लो एक बार, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या लिख दिया, p एंड q हैव ए अनदर कॉमन फैक्टर 2, यानी p और q का एक कॉमन फैक्टर कौन सा है 2। जबकि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि p और q का ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है, यानी 1, सो ओनली 1। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, p और q का कॉमन फैक्टर कौन सा है 2b, यानी 2 फैक्टर हो गए। इसका मतलब हमने जो पहले लिखा था वो क्या है, रोंग है। अगर ये चीज़ रोंग है तो इसका मतलब ये चीज़ रोंग है, क्योंकि इसी से तो हमने ये चीज़ कंसेप्ट लिखा था। अगर ये रोंग है तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला रोंग है, इट मीन्स √2 रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए अपने लिखेंगे आवर assumption was wrong, ठीक है, hence √2 is a
इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है गाइज, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से अपने इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि √2 है वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर √3 या √5 की जगह आ जाए तो जहां जहां आपको 2 दिख रहा है वहां सब जगह 3 लिख लेंगे, √3 के लिए प्रूव करना है। और √5 के लिए प्रूव करना है तो जहां जहां 2 आपको दिख रहा है वहां सब जगह आपने क्या कर देना है, 5 रख देना है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू।